क्वेश्चन है, when I say law of equivalent proportion, तो इस लॉ में आपके पास आप 3 एलिमेंट्स ले रहे हो A, B and C, and these 3 are reacting with each other, like A reacts with B, B reacts with C, A reacts with C. तो आपने इस A का वेट फिक्स कर दिया, फिक्स्ड वेट ऑफ A. अगर आपने किसी एक का कोई भी एक आपने दिया जिसका वेट आप फिक्स कर देते हो, एंड इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद B एंड C, तो आप A और B का कंपाउंड बना, A एंड C का कंपाउंड बन गया. तो A is reacting with B, A is reacting with C. वो कहते हैं रेशियो ऑफ B टू C, यानी ये फिक्स्ड वेट है, ये फिक्स्ड है सेम वेट, रेशियो ऑफ B एंड C, जो भी रेशियो आएगी, दिस रेशियो इज गोइंग टू बी, जैसे सपोज B and C react with each other, तो आपको ये B and C की जो रेशियो यहाँ आएगी, और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, जो रेशियो यहाँ आएगी, जैसे सपोज दिस रेशियो इज X रेशियो Y एंड दिस रेशियो इज A रेशियो B, तो आपने कह रहे हैं A और B, X और Y, अगर आप इनको इक्वेट करो तो A by रेशियो BX इज सिंपल होल नंबर रेशियो. मैम इक्वल भी तो आ सकता है, तो वो 1 का मल्टीपल हो जाएगा ना, और सेम आ जाएगा तो 1 का मल्टीपल हो जाएगा 1:1. और कोई नंबर नहीं आ सकता जैसे 1:8 और 1:8 दोनों सेम? 1:1 आ सकता है, 1:2 आ सकता है, 2:3 आ सकता है, 5:7 आ सकता है, कुछ भी सिंपल होल नंबर मल्टीपल आएगा. ओके मैम, ठीक है. तो आपने कहा फिक्स वेट ऑफ A react with B and C, B and C also react with each other. जो रेशियो यहाँ B और C की होगी वही सेम या होल नंबर मल्टीपल यहाँ पे हो सकती है, एंड दैट इज द लॉ. समझ आया? हाँ जी, क्लियर है यहाँ? चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक मूव करें. किसी का और कोई डाउट? एनी अदर डाउट बेटा? लैपटॉप से कनेक्ट. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. अब हमारा अगला टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट. जब हम मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हमें मोल के बारे में समझना है. So mole concept means we want to discuss about moles. Whenever I say 1 mole, it is 6.02 raised to power 23. So mole is just a number that is called Avogadro number. Right? So आप ये कह सकते हो whenever we talk about mole, तो mole is just a number. तो आप मोल को एक नंबर की तरह ही ट्रीट करते हो. ओके, एक मिनट बेटा मैं एक आईडी भेज दूं. And this number is called Avogadro's number. इतना आप सबको 9th क्लास में सिखाया गया. अब मोल का कोई भी डायरेक्ट लिंक ऐसा नहीं है कि दिस इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री. इट इज रिलेटेड, इट कैन बी रिलेटेड टू एनी टर्म. जस्ट अ नंबर मीन्स
ये नंबर आप किसी के साथ भी अटैच कर सकते हो. This number can be attached to, this number can be written with anything. जैसे for example, if I write 1 mole atom, इसका मतलब कुछ होगा. when I say 1 mole atom, इसका मतलब होगा 6.022 10 raised to power 23 atoms. If I write 1 mole sand particles, अब sand particles चाहे कुछ भी हो, आप कहोगे it means Avogadro's number of sand particles. तो पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है कि ये नंबर सिर्फ एटम्स मॉलिक्यूल्स के लिए ही होता है. This number can be used for any number, any countable thing, जिसको आप कहते हो काउंट करना चाहते हो. But this number is very huge. अब जितना बड़ा नंबर होता है उतना हम उसको छोटी क्वांटिटीज के लिए, छोटी चीजों के लिए यूज करते हैं. यही आप ये कह सकते हो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स आर टू बी काउंटेड इन ह्यूज नंबर टर्म. जैसे आप ऐसे कह सकते हो, जैसे हम लोग कोई चीज खरीदने जाते हैं तो तरबूज हम 1 या 2 खरीदते हैं, बनाना हम 12 दर्जन भी खरीद सकते हैं. और अगर मान लो हमने कुछ लेकिन सपोज छोटी बॉल्स खरीदनी हो तो हम 100 में खरीद सकते हैं कि एक सैकड़ा या 100 बॉल्स पैक कर दो, स्मॉल चॉकलेट बॉल्स और समथिंग एल्स. तो साइज जितना छोटा होता है नंबर उसको काउंट करने के लिए बड़ा होता है, उतनी यूनिट वाला जो नंबर है वो हम बड़ा सिलेक्ट करते हैं. अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी बहुत ही छोटे हैं, वेरी वेरी स्मॉल इन साइज. तो इसलिए हम उनके लिए क्या यूज करते हैं? वी यूज द टर्म एवोगैड्रो नंबर. तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लिए हमने ये नंबर क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर था और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बहुत ही छोटे थे, राइट? तो आपने इसको एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स के लिए यूज किया. तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एक्सेट्रा के लिए वी यूज दिस नंबर दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है जी, यहाँ तक समझ आई पहली बात कि हमने इतने बड़े नंबर को क्यों सिलेक्ट किया है? The reason is this is we are going to relate it to the small particles. बहुत छोटे पार्टिकल्स के साथ रिलेट करें. डन? Got it? करें आगे. अब सबसे पहला पॉइंट यह आता है कि एक मोल कॉन्सेप्ट में जब आप एक मोल यानी 1 मोल का मतलब हो गया एवोगैड्रो नंबर ऑफ, लेट अस सपोज हाइड्रोजन एटम्स लेते हैं, तो आप कहोगे इट इज 1 मोल एटम. और इट इज इक्वल टू, यानी इसको अगर मैं ग्राम में लिखना चाहूँ तो आई राइट 1 ग्राम. And this is atomic mass in grams, also named as gram atomic mass, or it is also known as molar mass. अब ये बात बहुत ध्यान से सुनो, ये जो मैंने 3 टर्म्स लिखी हैं ये इसी 1 ग्राम को ही रिप्रेजेंट करी जा रही है. So when it is Avogadro's number of hydrogen atoms, it is 1 mole atom of hydrogen, and it is equal to 1 gram. 1 ग्राम को आप क्या कहोगे? ये एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का, it is gram atomic mass, or we can say it is molar mass of hydrogen. Molar mass का मतलब है mass of 1 mole hydrogen. हो गया ना, 1 mole hydrogen mass is molar mass. ठीक है, अब मैंने लिखा 6.022 10 raised to power 23. यहाँ पे हाइड्रोजन एटम थे. अब मैंने लिखा this much
molecules of carbon dioxide. इसका मतलब हुआ how many moles of carbon dioxide? बोलो 3. 12. 1. Ma'am, 12 moles of carbon dioxide. M 1. 1 mole. 1 mole carbon dioxide. Ma'am, ये but number this number represents 1 mole. Is it clear? और इसका जो मास आएगा वो आएगा 12 plus 16 plus 16. There is going to be 44 grams. अगर मैंने 44 ग्राम लिखा है तो 44 ग्राम को आप क्या कहोगे? Is it molar mass of carbon dioxide, or we can say gram molecular mass? क्योंकि अब मॉलिक्यूल का मास था, we can name it as gram molecular mass. तो आप कह सकते हो ग्राम molecular mass या मोलर मास एक ही बात है, सिर्फ मॉलिक्यूल्स के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर और एटम्स के लिए ग्राम एटॉमिक मास. ये बात समझ आ रही है? In case I write Avogadro's number of P4 molecules. So again, how many moles of P4? How many moles of P4? 1. 1 mole of P4. It is equal to phosphorus 31 into 4 will be 124 grams. तो जब आप 1 मोल P4 लोगे तो 124 ग्राम होगा. तो आप बताओ what should be the name given to this mass? इसे हम क्या कहेंगे? Gram molecular mass. Gram molecular mass, or we can name it as gram molar mass. Molar mass. Yes. So molar mass or gram molar mass, या फिर आप कह सकते हो gram molecular mass. These are the terms. तो आप ये कह सकते हो जब हम ग्राम्स में एक मोलर मास या किसी का भी मास लिखते थे तो एक्चुअल में वो एक मोल का मान हुआ करता था. तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में जो आप इसका मास कैलकुलेट करते हो, that is if written in grams it will become molar mass. फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ सबको? हाँ जी सर, एनी डाउट? No. डन? करें आगे? Yes. अब फिर से ध्यान से देखना. If I write hydrogen and its mass is 1 U and I write 1 gram. हाइड्रोजन 1 होता है, ये आपको पता था. तो बेटा 1 U और 1 ग्राम में एक डिफरेंस है. In the same manner, if I write helium-2 4U and 4 grams. So what is U here? U क्या होगा? Micron. Atomic mass. Unified mass. Unified mass. Okay. अब वो कहते हैं this is 1 U. U here is a symbol for atomic mass unit.
1 atomic mass unit, यानी आप इसे 1 AMU लिख देंगे, जिसको अब हम U लिख सकते हैं। अगेन 4U का मतलब 4 अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये U क्या चीज है, व्हाट इज दिस U और व्हाट इज दिस एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करना पड़ेगा, एंड दैट इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस एटम। There is a term atomic mass unit that is called AMU. When we say AMU, it is defined as mass of, या फिर इसको defined as 1/12 of mass of carbon 12 atom. The atomic mass unit is a defined term, a defined value है, हम कहते हैं 1/12 times of 1/12 times of carbon 12 atom. देखो जरा कैसे 6.022 10 raised to power 23 carbon 12 atom. इसका मास कितना होगा, कौन बताएगा? Raise your hand. Raise your hand. अगर मैं ये लिख दूं 6.022 10 raised to power 23 carbon 12 atom, इसका मास कितना होगा यश? 12 grams. 12 grams. 12 ग्राम। ओके, तो ये 12 ग्राम है। आप मुझे बता सकते हो एक कार्बन एटम का मास कितना होगा? What will be the mass of one carbon atom? 12 divided by Avogadro's number। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? Yes. तो अब हमने एक कार्बन एटम का मास निकाल लिया। अब मुझे चाहिए 1 AMU 1/12 टाइम्स कार्बन 12 एटम। एक एटम के मास का 1/12 करोगे तो बच्चे 12 and 12 is cancelled, क्या बच गया? You are left with 1/22. Is it clear? So what we are left with is 1 by carbon 12. अब 1 by carbon 12 बचा है, 1/12 is carbon 12. So 1 by Avogadro's number is left. अब जो 1 by Avogadro's को सॉल्व किया, it is 1.67 into 10 raised to power -24 grams. तो आप कहोगे 1 by Avogadro's number is 1 AMU. So what is 1 AMU? तो आपके पास एक defined term है जिसे हम कहते हैं 1/12 of carbon 12 atom. क्या देखो, कार्बन के एक एटम का हमने क्या निकाला? 1 कार्बन 12 एटम। तो आपने उसका वेट निकाल लिया कितने ग्राम से, फिर आपने उसका 1/12 टाइम्स किया, 12/12 तो कट ही जाएगा, राइट? So we are left with 1.67 10 raised to power -24 grams. This is called 1 AMU. यानी अब मैं अगर कंक्लूड करूं तो मैं कह सकती हूँ 1 AMU is 1 by Avogadro's number, or I can say that Avogadro's number inverse, or it can be written as 1.67 10 raised to power -24 grams, or we can say that
1.67 10 raised to power minus 27 kilogram. This is the final conclusion from all this definition. Take it. मैम 100. मैम 1.67 into 10 raised to power 24 मैम कितना आया? आप इसे सॉल्व करोगे ना 1 बाई ये सॉल्व किया दिया है 0.167 10 raised to power minus 23. ठीक है, फिर डेसिमल को यहाँ ले जाओ तो 1.67 10 raised to power minus 23. कैलकुलेट करो बेटा. मैम यस. आ रहा है? ठीक है जी, समझ आ गया? Any doubt? Yes, ma'am. सबको ये बात समझ आ गई अच्छे से? किसी का कोई डाउट तो नहीं है? No doubt. नो डाउट. चले आगे. Yes, ma'am. अब यहाँ तक मुझे एक यूनिट समझ आ गई. This is one definition, one unit we must remember. अब इसे 1 AMU is 1 U. ये 1 U था, ये 1 ग्राम है. जो 1 U है और यहाँ पे लिखा हुआ है 4 U. अब आपने क्या ध्यान रखना है? हाँ जी, Veronica, you want to say something? Okay. अब ये 4 ग्राम, it is representing 4 ग्राम is Avogadro's number of atoms. अभी बोलते हैं ये ग्राम एटॉमिक मास है. जब आप 4 ग्राम लिखोगे तो उसमें कितने मोल एटम्स हैं? Avogadro's number. तो 4U में कितने एटम्स होंगे? हम कहेंगे दिस इज जस्ट 1 एटम ऑफ हीलियम. तो किसी भी चीज का जब आप एटॉमिक मास लिखते हो, एटॉमिक मास इन U means 1 atom and atomic mass in grams means 1 mole atom. I'll repeat. किसी का भी एटॉमिक मास होता है, आपको पता है? एक मिनट, हाँ जी बेटे, सिग्नल ठीक जा रहा है. मैंने रिकनेक्ट कर दिया. इनकेस आपका साउंड मेरे तक नहीं आ रहा है तो इट मीन समथिंग इज प्रॉब्लम. लेट्स टेक केयर. ओके, दोबारा सुन लो, ध्यान सुनते हैं. एटॉमिक मास आप सबको पता है, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, है ना? ऐसा लिखते थे आप. ये जो एटॉमिक मास आप लिखते हो, अगर आप इसे यू में लिखोगे यानी एटॉमिक मास यूनिट में, तो वो एक एटम को रिप्रेजेंट करेगा. और जब आप इसी एटॉमिक मास को ग्राम्स में लिखोगे तो वो एक मोल एटम को रिप्रेजेंट करेगा, 1 मोल. This is 1 mole helium atom and this is 1 single helium atom. 1 atom is 1 mole atom. Again, 1 U hydrogen, that means 1 atom of hydrogen. And there is 1 mole hydrogen atom. ठीक है जी, अभी पहले हम इसी टॉपिक पे रहेंगे. आप जब इसकी समझ जाओगे then we'll move further. अब तक समझ पा रहे हैं what is atomic mass unit. तो क्या कहोगे what is 1 atomic mass unit? It is 1/12 of carbon 12 atom. ये उसका definition है
और दिस यू मस्ट रिमेंबर, ये हमें याद रखना है। So 1 AMU is 1 atomic mass unit. It is divided as 1/12 of carbon 12 atom. 1/12 of carbon 12 atom. Then, अगर आपके पास कार्बन 12 एटम का 1/12 करते हैं तो क्या बचाना? 1 by Avogadro's number. यदि हमें याद होना चाहिए 1 U यानी 1 atomic mass unit is nothing else. It is 1 by Avogadro's number. Avogadro's number inverse 1.67 10 raised to power minus 24 grams, or we can convert it into kilograms as well. और दूसरी बात जो समझने वाली है वो ये कि जब भी आप किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखते हो, अगर आपने एटॉमिक मास को U से लिखा तो वो एक एटम होता है, और अगर आप उसे ग्राम में लिखो तो वो एक मोल एटम होते हैं। ओके, गॉट इट? मैम फिर से समझाना मैम एक बारी। Yes. एटॉमिक मास जो है, जो इसका एटॉमिक मास लिखते हो, अगर आपने इसके साथ U लिख दिया, यूनिट एटॉमिक मास यूनिट, तो इसका मतलब है आप सिर्फ एक एटम की बात कर रहे हो। एटॉमिक मास इन एटॉमिक मास यूनिट इज 1 एटम। और अगर आप उसको ग्राम में लिख देते हो, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन इज 14 ग्राम, इसका मतलब आपने एक मोल एटम की बात कर दी है। ठीक है, सोचो ना, क्या आपने कभी सोचा है 12 ग्राम कितने होते होंगे? 12 ग्राम, 12 ग्राम इज अराउंड, जितनी आपके घर में आप नोट करो, 12 ग्राम का मतलब होता है अराउंड आप पेन का कैप ले सकते हो, ये 10-12 ग्राम का होगा। अगर ये 10 ग्राम या 12 ग्राम है तो एक कार्बन एटम इतना बड़ा तो नहीं हो सकता। आपने तो कहा था कार्बन एटम बहुत छोटा है, एटम इतना छोटा है कि आप उसे देख ही नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता। तो 12 ग्राम का एक कार्बन एटम इतनी बड़ी बॉल तो नहीं हो सकता। इसका मतलब जब आपने 12 ग्राम लिख किया है तो वो एक एटम नहीं है, वो एक मोल एटम की वेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, एटम का वेट ग्राम में तो बहुत ही कम होगा ना, तो जो एक एटम का मास तो ग्राम में बहुत ही कम होना चाहिए, तो दिखता ही नहीं है उसका मास कैसे निकालो, मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी आप एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते हो तो वो एक मोल का मास होता है। चलो अब इसी पॉइंट को दोबारा समझते हैं। Excuse me, ma'am. हाँ जी बोलो। Ma'am, so ma'am, 12 grams is equal to the mass of 6.022 into 10 raised to the power 23 carbon atom. Yes. जिसे मान लो मैंने लिखा, यहाँ देखो, अगर हम लिखते हैं सोडियम 11 23, ठीक है, अब 23 ग्राम, आप बताओ 23 ग्राम अगर आपने सोडियम के लिए, तो इसका मतलब आपने कितने एटम सोडियम के लिए लिए? How many atoms of 6.022 into 10 to the power 23. Yes, 6.022 10 raised to power 23 atoms of sodium. That means you are talking about 1 mole sodium. लेकिन अगर मैं लिख दूं 23U, No, 1 atom of आप sodium. बताओ 23U का मतलब just 1 atom of sodium. अब आप देखो 23U का मतलब हो गया 23 into 1.67 10 raised to power minus 24 ग्राम, क्योंकि 1U इसी के इक्वल था। तब आप समझ पा रहे हो एक एटम का मास तो बहुत ही कम नहीं है।
Yes, ma'am. Yes. है ना? तो जब आप किसी के मास को, एटॉमिक मास को ग्राम में लिखोगे तो एक मोल, अगर आपने इसको यू में लिखा तो इट्स जस्ट वन एटम, और उसको ग्राम में लिखना होता तो बहुत ही कम बन जाता। आप मुझे लिख के बताओ, जैसे सपोज द क्वेश्चन इज यूरेनियम 238, मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ यूरेनियम? 238 U. 238 U. तो आपका आंसर आ रहा है 238 U. 238, आगे U. 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 What is the answer in grams? 6.022 into 10 की power 23. 238 1.67 into 10 raised to the power minus 24 grams. ग्राम। अब आपको क्वेश्चन समझ आया? और सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगर मैं पूछूं व्हाट इज मास ऑफ 1 मोल यूरेनियम, तब आपका आंसर क्या है? 238 grams. 38 grams. तो आपका आंसर आ रहा है 238 ग्राम। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छे से बात समझ आई? ग्राम में इतना बड़ा नंबर 238 ग्राम, मतलब एक पाव, यदि आप एक पाव मतलब 1 किलो का 1/4 खरीदने गए तो 1/4 ऑफ 1 की जो 250 ग्राम आपने कोई चीज खरीदी, तो एक एटम तो हो भी नहीं सकता। ये आपको भी समझ आता है कि एक एटम अगर इतना ही बड़ा होगा फिर तो हम उसकी डायरेक्शन कर डालते, हम उसका न्यूक्लियस निकाल के उसके साथ क्रिकेट खेलते। तो एटम बहुत छोटा है, उसका वेट ग्राम में इतना बड़ा हो ही नहीं सकता था। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एटॉमिक मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको ये बात समझ आ गई है ना अच्छे से कि 23 ग्राम को मुझे क्या कहना चाहिए? ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास एक्चुअल में क्या होता है? इट इज मोलर मास ऑफ एन एटम, या फिर आप कई बार उसको ग्राम मोलर मास भी कह सकते हो। राइट? तो किसी भी एटम के मास को हम जनरली ग्राम में लिख देते हैं, और हमें ये समझना पड़ेगा वो एक एटम का मास नहीं है, इट्स द मास ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ एटम। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट नोट कर लो अच्छे से। ये क्वेश्चन मेरे पास दूसरी बार आ गया है, डाउट था पहले से, क्योंकि मेरे को पता है एटॉमिक मास कैन बी फ्रैक्शनल। But number of protons and neutrons cannot be fractional. हम कुछ चीजों का एटॉमिक मास फ्रैक्शनल लिख देते हैं, जबकि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन फ्रैक्शनल नहीं होते। ठीक है, देखो जरा कैसे। हाइड्रोजन को 1 और 1 लिखें। अब मैं आपको कहूँ इसका एटॉमिक मास 1.008 U है। क्लोरीन 1735.35, लेकिन उसका जो एटॉमिक मास है वो मैंने आपको दिया 35.5 U। हो गया ना सर? ऐसी बोरॉन मैंने यहाँ कहा इट इज 11, ठीक है, और उसका एटॉमिक मास मैंने दे दिया
10.80U। इसका मतलब ये जो 135 और 11 है ये तो फ्रैक्शनल नहीं थे, लेकिन एटॉमिक मास तो फ्रैक्शनल लिख रहे हैं। डिवाइड किया हुआ ये समझ आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो बेटे ये जो हमने लिखा है 135 और 11, दिस इज नॉट फ्रैक्शनल बिकॉज दिस इज मास नंबर, एक नंबर है। तो मास नंबर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, but atomic mass can be fractional. तो अब आपने ये लिख दिया है, नाउ राइटिंग मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और ये वैल्यू, क्योंकि ये भी फ्रैक्शनल नहीं होता, ये भी फ्रैक्शनल नहीं होता, मास नंबर आप कहोगे कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। But atomic mass can be fractional, because it is calculated by using average atomic mass of various atoms. एम नोट करने दो हमें एक सेकेंड। हाँ, atomic mass can be fractional because it is calculated by using average atomic mass of the isotopes of an atom. करेक्ट? नोट कर लिया बेटा? यस मैम। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स हैं, क्लोरीन 1735 एंड 1737। तो ये हमारे पास है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स की डेफिनेशन क्या थी? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। एटॉमिक मास। हाँ, अब फिर से वही हम क्या गलती कर गए, हमने एटॉमिक मास नहीं बोलना ना, हमने क्या बोला? मास नंबर। ठीक है, सेम Z डिफरेंट A। Z सेम हो गया मतलब एटॉमिक नंबर सेम, और मास नंबर क्या आ रहा है? डिफरेंट। राइट? अब नेचर में ये दोनों आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं, यानी अगर मैं हवा में, पानी में, कहीं पे भी चेक करूं कि क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करती है, तो क्लोरीन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, 35 में भी और 37 में। अब हमने क्या किया, हमने चेक किया कि क्लोरीन 35 जो है वो नेचर में कितनी अबंडेंस है, यानी कितना प्रेजेंट है। तो उसका जो रिलेटिव अबंडेंस है, आप होगी रिलेटिव अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब आप समझते हो, अबंडेंस का मतलब कोई नेचर में कितना प्रेजेंट है, उसको हम कहेंगे रिलेटिव अबंडेंस। तो आपके पास, अगर मेरे पास रिलेटिव अबंडेंस ऑफ क्लोरीन 35 75% है, परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस, तो ये कितने परसेंट हो जाएगा? जस्ट 25%। तो क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स हैं, हमें समझ आ गया।
हमें ये भी समझ आया कि क्लोरीन का फर्स्ट आइसोटोप नेचर में ज्यादा एक्सिस्ट करता है और ये वाला आइसोटोप थोड़ा कम है. दिस इज मोर अबंडेंट, दिस इज लेस अबंडेंट. तो जो एवरेज मास आप निकालते हो, व्हेन वी सी एवरेज मास, the average mass is going to be summation of mass number in A into percentage abundance divided by 100. So that is called your average mass. अब मैं इसको कैलकुलेट करके बताती हूँ, फिर आपको ये फॉर्मूला समझ आ जाएगा. ठीक है, देखो इधर हम कहेंगे क्लोरीन का एवरेज मास क्या होगा. तो एवरेज मास ऑफ क्लोरीन इज 35 into its percentage, यानी relative abundance 75 plus 37 into its abundance 25 divided by total percentage कितना होता है 100. Solve this value and that will be the average mass of chlorine. 35.5. 35.5, correct. तो क्लोरीन का एवरेज मास वैल्यू आ गया आपके पास 35.5 यू. आपके सिर्फ यू लिखने का मतलब क्या है, मैं अभी एक ही एटम की एवरेज मास बात करती हूँ. अगर मैंने ग्राम में लिखा होता ये कितने का हो रहा था, 1 मोल का मास होता. तो ये बात समझ आई कि जब भी हम कभी परसेंटेज की बात करते हैं तो वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट परसेंटेज. क्या होती है, रिलेटिव अबंडेंस. नेचर में किस परसेंटेज में वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं. 75% अगर ये एग्जिस्ट करते हैं और ये, अब बताओ रिलेटिव परसेंटेज हमें कहाँ से मिलेगा. दिस इज एक्सपेरिमेंटल. ये एक्सपेरिमेंटल है, बिना एक्सपेरिमेंट के पता नहीं चल सकता. ऐसे ही ये मास भी मुझे कहां से मिला होगा, एक्सपेरिमेंट से, और उन्हीं से हमने क्या निकाला है, एवरेज मास. तो एवरेज मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5. लेट अस सपोज अगर मैं आपसे कहती क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 exist या have relative abundance ratio in 3:1. So what is the average mass? I'm still 35.5. Same 35.5, correct. अब आप कहोगे 3:1, तो एवरेज मास अब 3:1 से निकालना है. तो आंसर मेरा क्या बन जाता है, 35 into 3 plus 37 into 1 divided by total abundance कितनी हो गई, 3 plus 1 is 4. तो भी आंसर क्या आता, 35.5 U. बोलो जी, ये बात समझ आई कि अगर आपने परसेंटेज दिया है तो डिवाइड किससे करना है, 100 से. और अगर इसी फॉर्मूला को मैं ऐसे समेशन ऑफ A into relative abundance divided by total abundance, total relative abundance. बात एक ही है, समझने की बात पे ये ना, इट्स द सेम टर्म. क्योंकि अगर ये परसेंटेज था तो टोटल हमेशा 100 ही होगा, और अगर ये रिलेटिव अबंडेंस इज 3:1, because it means out of 4, 3 first one and the 1 is the second one. तो आप ये कह सकते हो अगर तो रेशियो में गिवन है फिर तो आपने डिवाइड बाय टोटल रेशियोस कर, रेशियो ऑफ ऑल द सम ऑफ ऑल द रेशियो नंबर्स. तो वो भी मेथड हो सकते हैं. ये आप बताओ, ये बात क्लियर हुई कि जो एवरेज होता है वो फ्रैक्शनल आ सकता है, लेकिन मास नंबर फ्रैक्शनल नहीं हो सकता. इज इट क्लियर? हाँ जी बेटे, समझ आया सबको यहाँ तक? एनी डाउट इफ यू हैव? चलिए क्वेश्चन करते हैं. No doubt.
My question is, boron 10 and boron 11 are two isotopes. Average mass of boron is 10.80. What is the relative abundance of the two isotopes? Good. Start with the question. आपके पास बोरोन 10 और बोरोन 11 दो isotopes हैं. Average mass of boron is 10.80. मेरा क्वेश्चन ये है, what is the relative abundance of two isotopes? करो जी, करो सॉल्व. Solve it. Join. समझ आ रहा है बेटे? Yes, ma'am. हिमांशी समझ आ रहा है पुत्र? Yes or no? मनु का वो नहीं कनेक्ट हो रहा ऑडियो. कर पा रहे हो? विराज समझ आ रहे हैं? वरण्य, वैष्णवी क्या आंसर है? 20%, 80%. यस करेक्ट, बिल्कुल ठीक. एवरेज मासेस आप होगी 10 into let's suppose x% plus 11 into 100 minus x divided by 100. ये बात समझ आई सबको? Yes. ये वैल्यू आपको गिवन है ना, और जो वैल्यू आपको गिवन है आप उसी से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. अब निकालो x की वैल्यू क्या है, सब लोग कर सकते हैं. अमोल समझ आ रहा है बेटे? Yes, ma'am. समझ आ रहा है. तो ये आ जाएगा 10x plus 1100 minus 11x divided by 100. And what we want to calculate is x. तो आपको x निकालना था. मेरे पास एक आंसर आ चुका है कि x is going to be 20%. क्या ठीक आ रहा है x 20%? Yes, ma'am. So x comes out to be 20%.
इसका मतलब ये वाला जो आइसोटॉप है ये 20% है, तो बोरॉन 10 20% और बोरॉन 11 जो है वो हमारा हो जाएगा 80%। तो आपका आंसर आ गया। अगर वो रेशियो पूछते, अगर मतलब रेशियो ऑफ रिलेटिव अबंडेंस पूछ रहा था तो बेटे बोरॉन 1:4 यस, तो आप कहते यहाँ पे 20:80 हो जाता, ये 1:4 आ जाता। तो अगर रेशियो पूछेंगे तो हमारा आंसर 1:4 आ जाएगा, परसेंटेज पूछते हैं तो 20 और 80% आ जाएगा। तो अब आपके पास ये जो पॉइंट था, क्योंकि अक्सर हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मास नंबर और एटॉमिक मास शायद सेम है, मास नंबर और एटॉमिक मास सेम नहीं होता, ठीक है? ओके गुड, करें आगे कंटिन्यू। अब हमारा अगला टर्म क्या था, मोल कांसेप्ट पे किया। मोल कांसेप्ट में अब मैंने एएमयू बता दिया आपको, और आपको ये पता चल गया कि एटॉमिक मास एक टर्म है जो कि फ्रैक्शनल हो सकती है। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन। अब हमारा अगला टर्म था, इफ आई राइट कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज अ मॉलिक्यूल, ये आपको बता, अगर ये मॉलिक्यूल है तो बताओ एक टर्म आएगी मॉलिक्यूलर मास, एक होगी टर्म ग्राम मॉलिक्यूलर मास, and one term is going to be molar mass, and then you have gram molar mass. क्या इन बातों में कुछ फर्क होता है? बोलो जी। नो मैम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 44 grams। 44 ग्राम्स। मोलर मास यानी एक मोल का मास कितना होगा? वो भी 44। और ग्राम मोलर मास भी 44 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास 44U, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास मींस मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का मास 44U, और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लिए थे तो आप बताओ 44U का मतलब क्या हुआ? दिस इज जस्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आ रहा है सबको? सीरत गॉट इट? यस और नो? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बेटे। अगर मॉलिक्यूलर मास 44U है तो फिर मैम एटॉमिक मास 44 into 1.67 into 10⁻⁻24 होगा। इसका तो एटॉमिक मास हो ही नहीं सकता ना बेटा, क्योंकि एटम है ही नहीं, ये तो मॉलिक्यूल है ना। यस मैम। तो किसी मॉलिक्यूल का मास तो मॉलिक्यूलर मास ही होगा। हाँ ये जरूर है, आपने जो कहा है उसको मैं ऐसे कह सकती हूँ कि 44U का मतलब होगा 44 into 1.67 10⁻⁻24 ग्राम्स। यानी अगर मैं इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करूं तो इतने ग्राम जरूर बन जाएगा, ठीक है? यानी अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम्स, तो आपका आंसर ये है। चलो एक और कर, थोड़ी प्रैक्टिस है। मूल कंसेप्ट इज नथिंग एल्स, समझ आने के लिए बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार सोचना पड़ता है कि जो हम सोच रहे हैं क्या वही ठीक है। लेट अस सपोज आई हैव H2S, hydrogen sulfide, and it's a molecule, heteroatomic, triatomic molecule, heteroatomic, triatomic molecule.
अब अगर ये मॉलिक्यूल है तो जो मैंने ये सॉल्व किया 1 + 1 + 32 यानी 34, ये 34 अभी तो एक नंबर है, बिना यूनिट्स के इसका कोई मतलब नहीं है। तो आप मुझे बताओ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2S 34U. it is going to be 34U. What will be the value of this in grams? 34 into 1.67 into 10 raised to the power minus 24. 24 grams. 34 into 1.67 into 10 raised to power minus 24. तो ये बन जाएगा 34 into 1.67 10 raised to power minus 24 grams. ये एक मॉलिक्यूल का मास है। और अगर मैं आपसे बोलूं 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2S तो ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 34 grams. ठीक है जी। वैसे भी सोच के देख सकते हो, अगर एक मॉलिक्यूल का वेट ये है तो एक मोल यानी 6.022 का मास क्या हो जाएगा इनटू एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर और ये वैल्यू करते हैं 34 ग्राम ही बचेगा। वन मोल मॉलिक्यूल्स का जो वेट है इसी को हमने क्या कहना था, दिस इज नेम्ड एज मोलर मास और ग्राम मोलर मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये बात अच्छे से क्लियर हो गई सबको अब? Yes, ma'am. तो ये हमारे पास थी ग्राम मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ये क्या चीजें हैं, हाउ टू अंडरस्टैंड दीस नंबर्स, तो ये हमने कवर अप किया। अब इसी के बेसिस पे हमारा मोल कॉन्सेप्ट चलता है, यानी मोल कॉन्सेप्ट इज नथिंग एल्स, इन्हीं टॉपिक्स का आगे न्यूमेरिकल वर्जन। बेटे जब हम मोल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, यानी किसी अमाउंट में कितने मोल हैं। नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है और ये एक ऐसा टर्म है, ऐसा टॉपिक है जो +1 +2 दोनों सेशंस में चलता ही रहता है रेगुलर। ऑलमोस्ट सारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स में ये टॉपिक आएगा। तो जब हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, तो कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। That means weight of a substance B upon molar mass of that substance B. जिसका वेट है उसी के मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो उसके मोल्स बन जाएंगे। अब मुझे सोच के बताओगे मोलर मास जो है, मोलर मास क्या वो यू में होगा कि ग्राम्स में होगा? ग्राम ग्राम्स तो ये ग्राम्स में होगा। मोलर मास इज इन ग्राम्स, तो गिवन वेट भी किसमें होना चाहिए फिर? Grams. ग्राम्स में। तो जब भी आप लोगे वैल्यू तो ये भी ग्राम्स में, ये भी ग्राम्स में। मोलर मास क्या सिर्फ एटम्स के लिए होता है कि मॉलिक्यूल्स के लिए, दोनों के लिए? दोनों। मोलर मास दोनों दोनों के लिए, एटम्स के लिए है, दोनों के लिए हो सकता है। यस मोलर मास दोनों के लिए हो सकता है। मोलर मास का मतलब है एक मोल का मास, ठीक है बेटा, और वो दोनों के लिए हो सकता है। उसमें एक एटम या एक मॉलिक्यूल से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोलर मास तो एक मोल का मास, सिंपल सी टर्म है, नाम से समझ आता है। मोलर मास इंग्लिश भी लिखो तो भी क्लियर हो जाता है। तो मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का। हम इस फॉर्मूला को केमिस्ट्री में ऐसा लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज वेट ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ B, और मोल्स भी किसके आ रहे हैं? B के। So when we calculate number of moles, we generally write this formula. First formula to calculate number of moles. For example,
मैंने लिखा 4.4 grams carbon dioxide. How many moles of carbon dioxide? तो हम कहेंगे given weight हो गया 4.4, molar mass is 44. मैम So 1 by answer 10. is 1 by 10 is 0.1 mole. एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बेटे, मैम यहाँ पे बी का रिप्रेजेंट कर रहा है। बी मतलब कोई भी एलिमेंटल स्पीसीज, एनीथिंग। अब यहाँ पे जनरली हम क्या करते हैं, जिनको हम सॉल्यूट मानते हैं, कम क्वांटिटी में लेते हैं, उनको बी से represent करते हैं। तो यहाँ पे बी लिखा मैंने इसलिए, आप चाहो तो जैसे मान लो मुझे ए लेना है, तो WA/MA और ये NA, यानी जिसका वेट है उसी का मोलर मास उसी के मोल्स। ठीक है, ओके मैम। समझ आ गया? For example, if I have 4.9 grams sulfuric acid, how many moles of sulfuric acid I have? Calculate करो जरा, number of moles of sulfuric acid. यानी यहाँ मैं लिखूंगी number of moles of sulfuric acid. तो वेट किसका होगा बच्चे? सल्फ्यूरिक एसिड का, और मोलर मास भी किसका होगा? 0.2. सल्फ्यूरिक एसिड। कितना है? पॉइंट 1/20 आ रहा है, 0.05. 0.05। moles. इसको साइंटिफिकली बताना, अरमान व्हाट शुड बी राइट इट, कैसे लिखूं? 5 into 10 raised to the power minus 2 mole. तो 5.0 into 10 raised to power minus 2 moles, तो ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। अब बताओ मोल्स का फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? यहाँ तक इन दोनों क्वेश्चंस तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट इफ यू नो हैव? डाउट मैम। सबको क्लियर हो गया? मनु आपका क्लियर कनेक्ट हो गया बेटा, अच्छे से समझ आ रहा है? आपका वीडियो कनेक्ट, ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा, समझ आ गया बच्चे? Yes मैम, समझ आ रहा है। ओके डन। चलो जल्दी से इसे नोट कर लो। अब मैं आपको 10 क्वेश्चंस दूंगी मोल्स के, आपने बहुत ध्यान से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है? मैम इसका आंसर कितना आएगा? 5.00 10 रेस्ट पर -2 मोल। So let's calculate number of moles. अब आपका क्वेश्चन है calculate number of moles.
10 questions are on the board. हाँ जी, नवनीत, रमनदीप, समझ आ रहा है बेटे सबको? Yes, ma'am. गुरवीर सिंह, समझ आया मुझे? Yes, ma'am. Excuse जी, me, आपने मुझे, हाँ जी बेटे बोलो। Ma'am, I am not at home, so that's why I can solve it later. You are not at home. Yes, हाँ ma'am. जी, फिर I हाँ, am बताइए। traveling to the relatives, so that's why. ओके, नो प्रॉब्लम। समझ आना चाहिए बस, दैट्स इम्पोर्टेंट। Ma'am, yes. जिसका एटॉमिक मास आपको नहीं पता वो आप पूछ सकते हो। मैम पी का क्या है एटॉमिक मास? फास्फोरस इज 31। जिसका भी एटॉमिक मास आपको नहीं पता, यू कैन जस्ट आस्क। Excuse me, मैम 6.0 को मैम 6 ही ले लेना मैम एक तरह से। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। मैंने ये दिया 6.6, ये तो 60 है बेटा। 60 ग्राम है। डेसिमल में मैम जो 5th में है उसका सिंबल क्या है? 22, उसके बाद ये फिर माइक्रोग्राम। माइक्रो क्या होता है? 1 माइक्रोग्राम is equal to 10 raised to power minus 6 grams. 1 microgram is 10 raised to power minus 6 grams. Ma'am, may you solve it? May you convert it into grams? We get an idea Yes, how to convert. you have to convert it into grams, only then you can solve the question. ये रेशियो ले रहे हो तो रेशियो ग्राम्स में ही होनी चाहिए ना, सेम यूनिट सिस्टम। Yes. फॉर एग्जांपल ये मिलीग्राम्स है, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, देख लो 4.0 into 10 raised to power minus 3 divided by 40। क्या आपने ऐसे ही किया सबने? चेक कर लो, क्या आपने सेम ऐसा ही किया? 4.0 into 10 raised to power minus 3 क्या हो गए? ग्राम्स, डिवाइडेड बाय 40 कहाँ से आया? सोडियम क्या होता है? 23, ऑक्सीजन इज 16, हाइड्रोजन इज 1, इन सब का टोटल करके क्या हो गया? 40। बेटे ऊपर अगर ग्राम्स में है तो नीचे भी ग्राम्स में ही हो सकता था यूनिट सिस्टम, एंड अल्टीमेटली आपका आंसर क्या हो गया? बोलो। 0.16 मोल। कैसे कैसे कैसे? 4 और 4 तो कट ही गया, -4 भी आया। yes मैम -4 ही आ रहा है। ये 1/10 आ गया, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो -4 हो जाएगा ना बेटे, yes मैम। राइट? फर्स्ट क्वेश्चन चेक करो, सबका आंसर ठीक आया? yes मैम। सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन, अब इसको अटेम्प्ट करो। मैम 102.0 into 10 की पावर -3 मोल। ये तो ग्राम्स में 0.1 मोल। 9.8, नाउ इट इज इन ग्राम्स, और इसका मास कितना आया? 98 ग्राम्स। ये बन गया 1/10, इट मींस 0.1 मोल। समझ आया मुझे? क्लियर होगी? गलती कहाँ पे की थी? कैलकुलेशन में जो मिस्टेक थी वो समझ आया? कोमल समझ आ रहा है बेटे? Yes, ma'am. सीरत, सौम्या, Yes, ma'am. समझ आ रहा है सबको अच्छे से? बेटे जहां पे भी डाउट होगा वो आपने पूछना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप पूछोगे तो ही मुझे पता चलेगा कि हाँ आपके अंदर कुछ डाउट या कंफ्यूजन चल रही है।
ठीक है, तो डोंट हेजिटेट, मुझे जल्दी से गुस्सा नहीं आता, तो आप पूछा करोगे तो ये मुझे पता चलेगा अच्छा कि आपको ये डाउट है और मैं क्लियर करूंगा। ये समझ आ गया 0.1 मोल। अब मुझे 60 ग्राम से मोल्स बनाने हैं, कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। 15 moles. And 30 moles. Ma'am, 30 moles. 30 moles. ठीक है, 60 डिवाइडेड बाय 2 इट कम्स आउट टू बी 30 मोल। तो हाइड्रोजन के मोल्स आ गए 30। मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, कैन यू अंडरस्टैंड इट? 3.0 into 10 raised to power 1 मोल। क्या ऐसा लिख सकते हैं? बोलो। Yes, ma'am. लिख सकते हैं ना? तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस ये भी करनी है कि आपको ऐसा कन्वर्ट करना पड़ता है, तो डरी मत जाओ ये क्या हो गया। ठीक है, 20 milligrams of helium, how many moles are there? 0.45 into 10 raised to the power minus 3 moles. आपका आंसर आ रहा है 20 into 10 raised to power minus 3 divided by 4। ऐसे ही क्या? 5 into 10 raised to the power minus 5 into 10 raised to the power Ma'am, 5 minus into 10 3 is power moles. minus. Yes. 5 into 10 raised to power minus 3। तो चेक करो बेटा आंसर ठीक हो क्या? Got it? खराब आंसर हो रहे हैं, निकल रहे हैं क्वेश्चंस। Excuse me, ma'am. हाँ जी नवनीत बोलो बेटे। Ma'am, you have written that 1 mg is equals to 10 6 gram. But ma'am, there is 10 minus negative. 1 milligram is 10 raised to power minus 3 gram, और वो था 1 microgram, that is 10 raised to power minus 6 gram। मिलीग्राम और माइक्रोग्राम दो अलग टर्म्स है ना, तो जो m है स्मॉल m वो मिलीग्राम Yes. है, और जो म्यू है दिस इज कॉल्ड म्यू, म्यू जो है वो माइक्रोग्राम है, माइक्रोग्राम। हाँ जी बेटा, अब 22 micrograms of carbon dioxide, the number of moles comes out to be 22 into 10 raised to power minus 6 Ma'am, 0.5 into 10 is power minus 6 moles. तो 0.5 into 10 raised to power minus 6, ठीक करो इसे 5.0 की टर्म में लिखो। Minus 7. 5.0 10 raised to power minus 7 मोल, ठीक है? हम ये अगर वाला point आंसर zero आएगा। है तो गलत हो जाएगा। नहीं ठीक है, वैसे गलत नहीं है, वो तो हम इसलिए क्योंकि हमने ये टॉपिक अभी भी सीखा है, प्रैक्टिस करनी है। वी आर जस्ट गोइंग टू प्रैक्टिस इट की कैलकुलेशंस को स्विफ्टली। जैसे मान लो एक आंसर ऑब्जेक्टिव में ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, तो यू मस्ट नो दैट दोनों ठीक है, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। तो आपको भी मैम कैलकुलेशंस नोवा रूल लगाया कि सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड ऑल। सिग्निफिकेंट नंबर। देखो दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर दो ही है, 1 2 1, इसमें 1 है इसमें 2 है। अब इसमें 1 और इसमें 2 है। अगर तो ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस का होता तो मुझे पूरा ध्यान रखना पड़ता सिग्निफिकेंट फिगर्स का, लेकिन जनरली ये पेपर जब आप अभी दोगे तो अभी होगा मेंस पैटर्न और नीट में, वहां वो इतनी फाइन और माइन्यूट वो चेक नहीं करते, ठीक है? तो मेंस के पेपर में तो इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब नंबर ऑफ मोल्स हियर इट विल बी 3 किलोग्राम, बेटे 3 किलोग्राम का मतलब होगा into 1000 3000, और कैल्शियम कार्बोनेट 3.0 into 10 raised to power 1 mole. यस, तो ये 100 ही आ जाएगा। मेरे पास 30 मोल आ रहे हैं, क्या आपके पास 30 आया? Yes, ma'am. है ना? 100 उसका मास था, 3.0 3000 था, 3000 का 100 is going to be 30 moles। 1000 के moles बनाएंगे तो 1000 by 80, the number of moles are going to be 5.5 into 10 raised to the power 1 mole. 5.55.
Yes. तो आपको it is going to be 55.55 moles. आप इसको लिख सकते थे 5.556 कर सकते हो into 10 raised to power 1. 0.5 kilogram. 0.5 kilogram मतलब 0.5 into 1000 divided by 80. 27.7 mole. to 10 raised to power 1 mole. 27 point कितना आया? 7 mole. 2.77 into 10 raised to power 1. अच्छा 2.77 10 raised to power 1. ठीक है. 10.6 grams. How many moles? 0.0 minus 1 mole. 0.1 mole. Correct. 0.1 आया? Our Yes, 10th yes. question में number of moles are 0.1. 12 upon 120. Again 0.1 mole. Right? अब ये 10 के 10 क्वेश्चन समझ आ गए बेटा? Clear to all of Yes, you? ma'am. Yes, ma'am. Answer checked. Yes, ma'am. अब नेक्स्ट क्लास में हमने इसी मोल कॉन्सेप्ट को उससे अगले लेवल पे ले जाना है, यानी नाउ विल अभी तक तो हम वेट वाला काम कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम वॉल्यूम से डेंसिटी से कैसे कैलकुलेट करेंगे तो अभी आपने जो आज किया है इसको अच्छे से समझना है बेटा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसको मैं ये कहूँ कि रट्टा मारना है, याद करो, याद नहीं करना, सिर्फ समझना था। अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चीजों को याद करने से सिर्फ और सिर्फ मिथ बनते हैं और चीजों को समझने से ज्ञान बढ़ता है, ठीक है। वहम में, लॉजिक में याद नहीं करते रहना कि ये ऐसे नहीं करते हो, वैसे नहीं करते, दिस इज नॉट द वे। चीजों को समझो तो वो ज्यादा अच्छा, बेटर वे होता है चीजों को लर्न करने का। तो आपने सिर्फ जो किया है उसे समझना है। मैंने एक होमवर्क भेजा है सबको, वो जो मैंने बुकलेट यानी आपको ई बुक भेजी थी, उसमें लॉज के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स के बने, ठीक है, पढ़ लेना एक बार। some solved examples are there, some questions are also given, some practice problems, उन questions को ट्राई करना है। जो सॉल्व है उसको अपने तरीके से करो, मुझे मेथड से मतलब नहीं है, समझ आने से मतलब है। हो सकता है आपका मेथड उससे भी इजी, तो आपने अपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, लॉज वाले सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं और इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे फॉर द नेक्स्ट क्लास। तो मंडे को हम पहले लॉज के डाउट लेंगे, फिर इसके बाद ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके जी, थैंक यू बेटा। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ठीक है, ओके जी, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर द क्लास, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।